नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो गए हैं। नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है। इनका मकसद दंड केंद्रित प्रणाली से न्याय केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना और सुलभ, सरल और पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नए कानूनों के लागू होने से न केवल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच और त्वरित ट्रायल होगा, बल्कि न्यायालय और जेल के बोझ में कमी आएगी। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नए कानूनों के बारे में पुलिस और जांच प्राधिकरणों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पुलिस थानों के प्रभारी भी नए कानूनों के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो देश में आज से लागू हो रहे नए कानूनों में इस बात पर विशेष ख्याल रखा गया है कि किसी भी कानूनी प्रावधान के जरिए नागरिकों के हित प्रभावित ना हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के साथ साथ नागरिकों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना इन कानूनों का मकसद है। अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून से अब मुक्ति मिली है और नया कानून देशद्रोह की बात करता है, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत कवच देते हुए देशद्रोह पर नकेल। देखिए ये खास रिपोर्ट। नई संहिता के जरिए जिन औपनिवेशिक ब्रिटिश कालीन कानूनों से मुक्ति पाई गई है और आज के परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिक कानूनों को लाया गया है, उनमें प्रमुख है राजद्रोह कानून का हटना। हालांकि राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह को स्थान दिया गया है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य और मकसद बिल्कुल अलग और स्पष्ट है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सरकार के खिलाफ बोलना, प्रदर्शन करना या भावनाएं व्यक्त करना अपराध की श्रेणी में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और सरकार की आलोचना करने के देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार सर्वथा सुरक्षित रहेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 देशद्रोह कानून को फिर से परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 124A सरकार के खिलाफ कृत्यों को संबोधित करती थी और इसमें दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था, जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों पर केंद्रित है। स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों ने औपनिवेशिक हितों की जगह ले ली है। आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक सरकार के प्रति नफरत या अवमानना पैदा करने वाली अभिव्यक्ति अपराध में शामिल थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसमें दोषी को 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी ऐसे कृत्यों के लिए सजा जो भारत की अखंडता को प्रत्यक्ष रूप से खतरा पहुंचाने वाले दिखते हों। नए कानून के तहत सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना पर सजा का प्रावधान नहीं है। कानून में इरादे की आवश्यकता को जोड़ा गया है, जिससे प्रावधान की सीमा और विस्तृत हो गई है। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C सरकार के खिलाफ की गई बात, बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। नए कानून में सजा के भय के बगैर विचारों को व्यक्त करने के नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाहियों को सुनिश्चित किया गया है जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। जाहिर है यह संतुलन लोकतांत्रिक समाज को बरकरार रखने के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नए कानूनों में दंड की नहीं, न्याय पाने पर जोर दिया गया है।
विशेष बात ये है कि नए कानून में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे खतरनाक अपराधों के बारे में सजा को और सख्त बनाया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि नए कानून में कैसे आतंकवाद से निपटने की फूल प्रूफ तैयारी की गई है। आतंकवाद से पीड़ित प्रताड़ित रहे हमारे देश के कानून में अब तक आतंकवाद को न तो परिभाषित किया गया था और न ही आईपीसी के तहत इसमें सजा का उल्लेख था। समय समय पर टाडा और पोटा जैसे विशेष कानूनों के जरिए आतंकवादियों और आतंकी गतिविधियों से निपटने की कोशिश होती थी। पहली बार आतंकवाद शब्द को भारतीय न्याय संहिता के तहत परिभाषित किया गया है। नए कानून के तहत भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इस दायरे में मृत्यु, चोट, संपत्ति को नुकसान, आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान और बहुत कुछ शामिल है। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी जोड़ा गया है। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को मौत के घाट उतारने का प्रयास आतंकवाद के दायरे में आता है। सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट आदि से नष्ट करना अब आतंकवादी गतिविधि होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकी कृत्य का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा या उम्र कैद हो सकती है। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून न सिर्फ आतंकियों पर नकेल कसने का काम करेगा, बल्कि आतंकवाद से लड़ने और आतंकवाद से समझौता नहीं करने के हमारे दृढ़ संकल्प को भी पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नए कानून में गैर इरादतन हत्या की नई श्रेणी मॉब लिंचिंग भी जोड़ी गई है, यानी कि 5 या 5 से अधिक लोगों के समूह और उसकी ओर से नस्ल, जाति, लिंग, जन्म, समुदाय, भाषा के आधार पर हत्या मॉब लिंचिंग में आएगी। भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने की बात हो, उस पे भी दंड का प्रावधान है। नए कानूनों के तहत जो कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं, उनमें से एक अहम है मॉब लिंचिंग पर कानून। पहले इसको लेकर अलग से कोई कानून नहीं था, लेकिन अब देश में मॉब लिंचिंग पर नया कानून लागू हो जाएगा। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने गैर इरादतन हत्या की एक नई श्रेणी पेश की है, जिसमें मॉब लिंचिंग का भी उल्लेख है। धारा 103(2) में प्रस्तुत विशेष प्रावधान में मॉब लिंचिंग से संबंधित अपराधों को संबोधित किया गया है। इसमें कहा गया है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का एक समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, स्थान, जन्म, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्याएं करता है, तो ऐसे समूह को प्रत्येक सदस्य को हत्या के लिए सजा के तहत निर्धारित मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और उचित समझे जाने वाले जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार केवल मॉब लिंचिंग प्रावधान में उल्लिखित आधार पर भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने के कृत्यों को धारा 117(4) में सख्ती से दंडित किया गया है। हाल के कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर काफी चर्चा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कदम उठाने की जरूरत बताई थी। अब देश में पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित करने और इसको लेकर लागू होने जा रहे नए कानून से उम्मीद है
कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर हो रहा है और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ। सबसे पहले विकास, आपसे यही जानना चाहेंगे कि इन नए कानूनों को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता है, काफी जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है इसको लेकर, और इसको लेकर किस तरह से जो आमजन के बीच में जो एक कोशिश की जा रही है कि आमजन जो हैं वो और ज़्यादा जागरूक हो इस पूरे नए कानूनों को लेकर, वो एक बड़ा प्रयास यहाँ पर सरकार की ओर से रह रहा है। किस तरह से विभिन्न मोर्चों पर, विभिन्न सूत्रों के विभिन्न माध्यमों से यहाँ पर दी जा रही है, एक कोशिश की जा रही है किस तरह से आमजन जो है वो इन नए कानून को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। बिल्कुल जया, क्योंकि जब पूरा जो कानून लाया गया है वो पीड़ित, शिकायतकर्ता या जो विक्टिम है उसको केंद्र में रख करके ये सारे बदलाव किए गए हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि उस तक ये जानकारी पहुंचे। तमाम तरीके हैं। अभी तो सबसे पहले सरकार की कोशिश राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो निचली अदालतें हों, इन सबको ट्रेनिंग देने पर है कि किस तरह नए कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव किस तरह से प्रभावित करेंगे इन सारी चीजों को। उसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें जजेस, लॉयर सभी भागीदारी कर रहे हैं। जहां तक पब्लिक अवेयरनेस की बात है, उसको लेकर के हम बात करें तो बीपीआरडी जो ब्यूरो पुलिस रिसर्च है, वहां पर तरह तरह की प्रेजेंटेशन तैयार की गई हैं जो न केवल पुलिस संगठनों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हैं। आप चाहें तो बीपीआरडी की वेबसाइट पर जाएं और उसमें बाकायदा आपको सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी प्रेजेंटेशन मिलेंगी कि ये लोगों के लिए किस तरह से बदलाव ला रहा है, एजेंसीज के लिए किस तरह से बदलाव ला रहा है और कोर्ट्स में किस तरह से बदलाव आएगा। इसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो काफी वक्त से इसको लेकर के सोशल मीडिया पर, खासतौर से एक्स पर इसको लेकर के तमाम तरह की जानकारियां प्रकाशित कर रहा है कि लोगों के अब राइट्स क्या है, विक्टिम के पुलिस अधिकारियों से क्या मांग कर सकते हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। इसको लेकर के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी एक बड़ा कैंपेन चलाया हुआ है। इसी तरह एनसीआरबी भी इस तरह से जरूरी जो जानकारी है उसको सोशल साइट्स के माध्यम से और अपनी वेबसाइट के माध्यम से फैला रहा है। जो बड़े बदलाव जो किए गए हैं, बिल्कुल विकास, यहाँ पर दंड से ज्यादा न्याय पर ध्यान दिया गया है और जैसे छोटे अपराध हैं उसके लिए सामुदायिक सेवा से लेकर बड़े अपराध यानी कि आतंकवाद से जुड़े जो केसेस होते हैं, अपराध होते हैं, उन पर और भी ज्यादा कैसे फूल प्रूफ तरीके से केस बनाया जा सकता है और दंड दिया जा सकता है। इन तमाम बातों का बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया गया है इन बदलावों में। बिल्कुल जया, जहां तक आप ये सार्वजनिक जो कम्युनिटी सर्विस की बात है, सामुदायिक सेवा की बात है, उसमें डिफेमेशन में भी इसको लाया गया है। यानी अभी तक हम देखते थे कि सिविल क्रिमिनल डिफेमेशन में सजा और जुर्माने का ही प्रावधान था, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर, खास तौर से सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की बातें लिखते हैं जिस पर कई बार डिफेमेशन का उनके खिलाफ मुकदमा चलता है। तो ऐसे में जो छोटे मामले हैं जो उतने गंभीर नहीं हैं, उनमें कम्युनिटी सर्विस का भी एक ऑप्शन अब अदालत के पास होगा कि अगर उसको लगता है कि हाँ एक व्यक्ति को डिफेम करने की कोशिश हुई है लेकिन उतना गंभीर मामला नहीं था, तो ऐसे में कम्युनिटी सर्विस के जरिए भी वो सजा दे सकते हैं। तो ये बदलाव जो किए गए हैं इनमें शिकायतकर्ता को बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। मसलन वो EFIR करें, 0 FIR करें, ईमेल से कंप्लेंट भेजें, 90 दिन में पुलिसकर्मी जो है, जो जांच अधिकारी है, उसको शिकायतकर्ता को स्टेटस बाकायदा बताना होगा कि शिकायत का क्या हुआ, क्या उसमें चार्जशीट दाखिल हुई है या अदालत ने उस मामले को खत्म कर दिया है। तो अब पुलिस कर्मियों पर भी ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो पीड़ित को समय समय पर सूचित करते रहेंगे। इसके अलावा हम एविडेंस को लेकर के देखते थे कि लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में देने को लेकर के, क्योंकि पहले हमारा बहुत ही कंजर्वेटिव रवैया था, अदालतों में जो नियम था उसके हिसाब से। लेकिन अब आप पेन ड्राइव में, मोबाइल फोन में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये सारी चीजें भी कोर्ट को दे सकते हैं। तो एक वहां पर राहत देने की कोशिश की गई है पीड़ितों को। पुलिस अधिकारियों की कुछ जिम्मेदारियां काफी हद तक बढ़ाई गई हैं। मसलन जो गंभीर अपराध हैं उसमें उनको फॉरेंसिक टीम को ला करके मौके का मुआयना करना होगा। और आप देखें कि जो एक्विटल होते थे गंभीर अपराधों में भी, उसकी एक बड़ी वजह हम अदालती आदेशों में देखते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं होते थे, इसकी वजह से ये दिक्कतें होती, तो इनको दूर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, तो जितने हाईटेक इस वक्त हमारे अपराधी हो रहे हैं और अपराध किए जा रहे हैं जिन हाईटेक तकनीक के जरिए, वो तकनीक कहीं ना कहीं अब हमारे उतने ही हाईटेक और
तकनीक से लेस हमारे सुरक्षा कर्मी भी नजर आएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार ये सरकार की ओर से ट्रेनिंग भी दी जा रही है, फॉरेंसिक की बात हो या फिर साइबर क्राइम से निपटने की बात हो, उस कड़ी में भी अहम कदम उठाए जाएंगे इन कानूनों के बदलाव के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि फॉरेंसिक टीम का होना जरूरी होगा ऐसे मामलों में, 7 साल से ज्यादा जहां पर सजा हो सकती है आरोपी को, वो बहुत ही अनिवार्य किया गया है। और हम जैसे पहले मैं बात कर रहा था कि एक्विटल जो होते थे पहले, वो एविडेंस के अभाव में, इसी फॉरेंसिक टीम के ओपिनियन के अभाव में होते थे, तो पुलिस के हाथ मजबूत होंगे। हालांकि शुरू में लग सकता है पुलिस विभाग को कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लेकिन आप कन्विक्शन रेट देखेंगे तो बढ़ेगा इससे। इसके अलावा जहां तक डिजिटाइजेशन की बात है, तो ये तैयारी काफी पहले से चल रही है। हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब जगह पर आप देखें कि अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाइयां होती हैं। इसके लिए सरकार पहले पैसा भी आवंटित कर चुकी है। तो अब ये लोअर कोर्ट तक लाया गया है, पूरा जो ट्रायल कोर्ट है, कि वहां पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज किए जा सकेंगे। इन नए कानूनों में ये भी बड़ा बदलाव है कि अगर कोई विटनेस आ नहीं सकता है कोर्ट में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपने बयान दर्ज करा सकता है। हालांकि उसको लेकर के क्या प्रोटोकॉल होगा, एक पूरा उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जो इस तरह की अड़चने थी, उनके चलते लोग भी सामने नहीं आते थे कि उनको बार बार अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, चाहे वो एक शिकायतकर्ता ना हो या आरोपी ना हो, वो एक सामान्य व्यक्ति हो और वो गवाह हो, तो वो इसलिए बचता था कि उसको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इन सारी चीजों को भी दूर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, तो बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये लगातार